आज हम जो है ज्योमेट्री वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बेटा आपके पास याद रखो, ट्रायंगल पे लगता है, ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है। और कौन से? राइट ट्रायंगल पे। ओनली राइट ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है या राइट ट्रायंगल है तो सिर्फ उस पे ही आपके पास पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लीमेंट होगा, अप्लाई अप्लाई होगा, एप्लीकेबल है। सही है। आपको पता है राइट ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। एक ट्रायंगल, उसका एंगल कितना हो? एक एंगल 90 डिग्री हो। कोई भी ट्रायंगल है, उसका अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो आपके पास राइट ट्रायंगल है। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये वाला। तो ये आपके पास राइट ट्रायंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड, जो 90 डिग्री एंगल होता है, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। सही है। और बाकी दो साइड्स में से एक साइड आपके पास एडजेसेंट होती है और एक ओपोजिट होती है। एडजेसेंट का दूसरा नाम होता है बेस, और ओपोजिट को कहते हैं परपेंडिकुलर। अब आपने अगर ओपोजिट को कहते हैं परपेंडिकुलर, पी। सही। अब आपने जो है वो अगर एडजेसेंट और ओपोजिट से इसको पढ़ा है तो आप पहले, तो आप उसको वैसे ही पढ़ सकते हो। सही है। लेकिन अगर आपने परपेंडिकुलर और बेस से इन साइड्स को, नेम्स को याद रखा है, तो आप वैसे भी इसको पढ़ सकते हो। सही है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट ट्रायंगल पे इंप्लीमेंट होता है। एक राइट ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। और बाकी जो दो साइड्स बच गई, जो दो आपस में परपेंडिकुलर साइड्स है, वो दो साइड जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, वो दो साइड जिनके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सही है। वो आपके पास एक होती है एडजेसेंट या बेस, दूसरी होती है ओपोजिट, या फिर उसका नाम परपेंडिकुलर भी कह सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? जो हाइपोटेन्यूस वाली साइड है उसका स्क्वायर बराबर है, इक्वल है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। मतलब एडजेसेंट और हाइपोट, आप क्या करो, ओपोजिट का स्क्वायर करो, एडजेसेंट का स्क्वायर किया, ओपोजिट के स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, किसके इक्वल आ गया? हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। या आप दूसरे और क्या लिख सकते हो इसको, और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। या तो आप बेस का स्क्वायर कर दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लो, किसके बराबर आएगा? हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। ये होता है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। सही है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है? द डायग्राम शोज टू राइट एंगल ट्रायंगल। आपके पास ये डायग्राम के अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बने हुए हैं। एक एबीडी है और दूसरा बीसीडी है। दो राइट आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन कौन सा? एक एबीडी, ए बी डी ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा आपके पास जो है वो बी सी डी ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बने हुए हैं विथ कॉमन हाइपोटेन्यूस। इन दोनों का हाइपोटेन्यूस कॉमन है, मतलब एक ही साइड दोनों का हाइपोटेन्यूस है। सही है। आप देखो, जो आपके पास ए बी डी ट्राइंगल है उसमें एंगल ए क्या है? 90 डिग्री। इसी तरह बी सी डी ट्राइंगल के अंदर जो है वो एंगल सी 90 डिग्री है। आपको पता है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल के लिए बेटा ऐसे बना दिया जाता है छोटा सा स्क्वायर। सही है। ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज एंगल 90 डिग्री, कभी भी लिखा नहीं जाएगा। तो ये आपके पास जो 90 डिग्री एंगल है, आपको पता है इसके सामने वाली साइड, ओपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होता है। तो आपके पास जो है वो ट्रायंगल बी सी डी की है, वो हाइपोटेन्यूस भी बी डी है। इसी तरह एंगल ए के 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, और ट्रायंगल ए बी डी का भी हाइपोटेन्यूस बी डी ही है। इसलिए इसे सवाल में बता दिया कि आपके पास इन दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन हाइपोटेन्यूस बी डी है। सही है। चलो, बीसी की लेंथ गिवन दी हुई है, ये रही। बीसी गिवन है 8 सेंटीमीटर। सी डी गिवन दी हुई है 6 सेंटीमीटर। सही है। द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ क्या है? 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए डी। जितनी ए डी की लेंथ है उसके 3 गुना ज्यादा है। सही है। और ए डी की लेंथ एक्स है, और ए बी की जो है वो एक्स का 3 टाइम्स है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स है। सही है। अच्छा, पार्ट ए में बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। आपने बी डी की लेंथ फाइंड करनी है। किसकी लेंथ फाइंड करनी है? बी डी, मतलब ये हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। सही है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं हाइपोटेन्यूस बी डी फाइंड करने के लिए दोनों ट्राइंगल्स में से कोई भी ट्राइंगल यूज कर सकता हूँ। सही, क्योंकि दोनों ही राइट ट्राइंगल है, और ये बी डी साइड दोनों की कॉमन हाइपोटेन्यूस है। सही। लेकिन अगर मैं ए बी डी ट्राइंगल यूज करता हूँ तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी की जो वैल्यू गिवन है उसमें वेरिएबल एक्स आ रहा है, उसमें एक अल्फाबेट एक्स आ रहा है। जो ए डी की वैल्यू गिवन है, ए डी साइड गिवन है, उसमें भी वेरिएबल एक्स या अल्फाबेट एक्स आ रहा है। जब तक इन एक्स की वैल्यूज नहीं आएगी तो हम जो है वो क्या कहते हैं, ए डी की वैल्यू फाइंड, बी डी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे? बी सी डी। कौन सा ट्राइंगल यूज किया हमने?
सी बी डी हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए बी सी डी। हमें पता है कि आपके पास एंगल सी जो है वो क्या है, 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड बी डी हाइपोटेन्यूज है, राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। जब भी याद रखो राइट ट्राइंगल हो, दो साइड्स कोई भी गिवन है, तीसरी साइड निकालने को बोलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। कोई भी दो साइड्स तीनों में से, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट अपोजिट में से, तीनों में से कोई भी दो साइड गिवन होगी और बोलता है कि कोई तीसरी साइड निकालो और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो क्या लगेगा, फिर ये हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। सही है। अच्छा, तो तो आपको पता है कि बी डी आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सही है। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आप करोगे 100 आ जाएगा। तो बी डी की वैल्यू, बी डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। सही है। स्क्वायर हटाने के लिए हमने दोनों साइड पे रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बी डी की लेंथ आ गई 10। सही है। बाकी दोनों साइड्स की लेंथ का यूनिट भी सेंटीमीटर है, तो बी डी की लेंथ का यूनिट भी सेंटीमीटर ही होगा। सही। ये 100 कैसा है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे 100 बनेगा। पार्ट बी। पार्ट बी में बोल रहे राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन एक्स, एक्स की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन बनानी है फॉर द वैल्यू ऑफ बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर की एक एक्सप्रेशन बनाओ, बी डी स्क्वायर की वैल्यू की एक एक्सप्रेशन बनाना है, उसमें एक्स आएगा। तो एक्स हमारे पास कौन से ट्राइंगल में है, ए बी डी में, तो हमने ए बी डी ट्राइंगल यूज किया। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, ए बी डी या ए डी बी, जो भी लिखना है लिख लो। सही है। तो हमें पता है ये एबीडी ट्राइंगल में ए 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली साइड बी डी आपके पास जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर बेस कौन सी है, ए डी ले लो। ए डी बेस हो गया इसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ए बी 3x उसका स्क्वायर। सही है। तो बी डी स्क्वायर की हमने एक एक्सप्रेशन बनानी है जिसमें एक्स आए। सही है। तो बी डी स्क्वायर कॉपी, एक्स स्क्वायर कॉपी, 3x के स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। तो 1x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 10x स्क्वायर, बी डी स्क्वायर की एक एक्सप्रेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई आप कह सकते हो। सही है। तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 10x स्क्वायर। सही। पार्ट सी में बोल रहा है फॉर्म एन इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन की इक्वेशन बनानी है और एक्स, सही है, इन एक्स, एक्स की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है आपने। सही है। तो आपने क्या किया भाई, बी डी की ना वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन कैसे बनेगी, बी डी की वैल्यू पुट करो। बी डी की वैल्यू आपने निकाली भी ऑलरेडी, पार्ट ए के अंदर 10 है, 10 के स्क्वायर 100। सही है। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड कर दिया, 100 डिवाइड बाय 10, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10, एक इक्वेशन बन गई एक्स की फॉर्म में। पार्ट डी में बोल रहे हैं सॉल्व दिस इक्वेशन। आपने जो पार्ट सी में जो इक्वेशन बनाई है उसको सॉल्व करो और एक्स की वैल्यूज निकालो। स्क्वायर हटाने के लिए एक्स के ऊपर से आपने दोनों साइड पे रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई √10। सही है। अच्छा, अगर हमारे पास कैलकुलेटर होता तो हमें बोलता कि डेसिमल प्लेसेस में आंसर दो, तो हम डेसिमल प्लेसेस में आंसर निकालते हैं। अगर कैलकुलेटर नहीं होगा, P1 में आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, रूट के अंदर ही आंसर छोड़ देंगे। सही है। तो एक्स की वैल्यू आ गई √10, यूनिट हम आगे लिख देंगे सेंटीमीटर। सही। अच्छा, अब जब भी रूट लेते हैं प्लस भी आता है माइनस भी आता है, बट यहाँ पे हमने माइनस नहीं लिया, सिर्फ प्लस लिया है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एक्स है वो एक साइड की लेंथ है, ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। अच्छा, लास्ट पार्ट। पार्ट ई में बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लेंथ निकालनी है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना है। सही है। तो आपने जो है वो लेंथ निकालनी है ए बी की, और 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है। ए बी की लेंथ निकालते हैं। ए बी की लेंथ कितनी है, 3x, एक्स आ गया, एक्स है हमारे पास √10, तो 3 मल्टीप्लाई √10, तो 3 मल्टीप्लाई √10 कर लो, आंसर इतना आ जाएगा। सही है। 9.486 डेसिमल प्लेसेस 2, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 6 को राउंड करेंगे 8 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 9.49 सेंटीमीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ साइड ए बी इन 2 डेसिमल प्लेसेस। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नहीं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास, द डायग्राम शोज 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स। इधर जो हमारे पास डायग्राम है इसमें 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स है। सही है। एक है हमारे पास WXV राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये वाला है। दूसरा हमारे पास है VXY, और तीसरा है VYZ। ये 3 राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्या बोल रहे हैं, VY, ये रही VY कॉमन टू वन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स। सही है ना। आपके पास ये कॉमन साइड है VY दो ट्राइंगल्स की। सही है। इसी तरह VX, VX भी दो ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। सही है।
तो वी वाई आपके पास कौन से दो ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, एक जेड वी वाई की और दूसरा एक्स वाई वी की, सही है। इसी तरह वी एक्स एक्स वाई वी की कॉमन साइड है और एक्स वी डब्ल्यू की कॉमन साइड है, सही है। अच्छा, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम जेड टू एक्स, आपको बोल रहा है डिस्टेंस निकालना है जेड से एक्स तक, ये रहा, सॉरी एक्स से जेड तक, एक्स से जेड तक ये पूरा डिस्टेंस वर्टिकल, देखो ये वर्टिकल बन रहा है, ये वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है आपने, ये पूरा डिस्टेंस निकालना है आपने, सही है, ये पूरा डिस्टेंस निकालना है एक्स से जेड तक। अच्छा, जब भी आप क्या कहते हैं डायग्राम वाले क्वेश्चन में देखते हो उसमें लिखा होता है नॉट टू स्केल, इसका मतलब ये है कि ये डायग्राम जो ड्रॉ की गई है ये प्रॉपर स्केलिंग पे ड्रॉ नहीं हुई है, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ड्रॉ नहीं की गई है। तो आपने जो है वो इधर जो है वो अंदाजे नहीं लगाने कि ये वाली साइड इसका डबल लग रही है या इसका सिंगल है या हाफ है या थ्री टाइम्स है या फोर टाइम्स है, भले आपको लग भी रहा हो, तो अंदाजे नहीं लगाने क्योंकि ये डायग्राम नॉट टू स्केल होती है, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या फाइंड करना है, हमने निकालना है एक्स से लेके जेड तक का डिस्टेंस। एक्स जेड कैसे आएगा, अगर मेरे पास वी एक्स वी आ जाए और वी जेड आ जाए, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा एक्स जेड आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक्स वी निकालेंगे, सही है। एक्स वी निकालने के लिए हम कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, देखो एक्स जेड मैंने लिख भी दिया है इधर, वी एक्स प्लस वी जेड। सबसे पहले हम वी एक्स निकालेंगे, वी एक्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम ट्राइंगल यूज करेंगे डब्ल्यू एक्स वी, ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, सही है। तो ये एक्स वाला 90 डिग्री एंगल है, 90 के सामने वाली साइड हमें पता है हाइपोटेन्यूज होती है 45, हाइपोटेन्यूज 45 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कौन सी है इसमें से 33, 33 उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन सी हो सकती है वी एक्स का स्क्वायर, सही है। अब हो सकता है कि बेस आपके पास जो है वो वी एक्स हो 33 परपेंडिकुलर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, पाइथागोरस थ्योरम में कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है कि आप बेस की जगह परपेंडिकुलर रख दो या परपेंडिकुलर की जगह पे बेस रख दो। 45 का स्क्वायर किया 2025 आ गया, 33 का स्क्वायर करोगे 1089 आएगा, प्लस का है लेफ्ट पे आके माइनस हो गया, इन दोनों को माइनस किया 936 आ गया। तो वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 936, हमने वी एक्स फाइंड करना है, दोनों साइड पे रूट ले लिया स्क्वायर हटाने के लिए, स्क्वायर रूट कैंसिल, वी एक्स की वैल्यू आ गई 30.59, 30.59। तो 936 का रूट कितना होता है 30.59, सही है, तो वी एक्स आ गया 30.59। अब मुझे निकालना है वी जेड, अब देखो वी जेड निकालने के लिए मैं कौन सा ट्राइंगल यूज करूंगा, वाई जेड वी, ये वाला ट्राइंगल यूज करूंगा, बट उसके लिए शर्त है कि अगर मुझे वी जेड फाइंड करनी है तो मेरे पास वी वाई होना चाहिए, क्योंकि एक साइड अगर फाइंड करनी है तो बाकी दोनों साइड गिवन हो। देखो जेड वाई गिवन है 18, वी वाई गिवन होगी तो ही जेड वी निकल सकता है, वरना नहीं निकल सकता, लेकिन वी वाई नहीं है। सबसे पहले अब हम ये वी वाई निकालेंगे, उसके लिए हम कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, एक्स वी वाई वाला, कौन सा वाला ट्राइंगल यूज करेंगे एक्स वी वाई वाला, सही है। इस ट्राइंगल में हमारे पास वी वाला 90 डिग्री एंगल है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है 33, हाइपोटेन्यूज हो गई उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कौन है, अच्छा बेस हमारे पास जो है वो एक साइड वी एक्स है, वी एक्स का स्क्वायर होगा जो हमारे पास गिवन दी हुई है, देखो वी एक्स का स्क्वायर आ रहा है ना, वी एक्स का स्क्वायर चाहिए, वी एक्स के स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, हमने निकाली हुई ऑलरेडी 936, ये आ गई 936 प्लस बेस कौन है वी वाई का स्क्वायर, सही है। 33 का स्क्वायर किया 1089 आ गया, प्लस का 936 से इधर आके माइनस 936 कर दिया, माइनस किया इन दोनों को, तो वी वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 153, मुझे वी वाई चाहिए, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट ले लिया, 153 का रूट आ गया 12.36, तो वी वाई की ये वी वाई आ गया 12.36, सही है, वी वाई आ गया 12.36, सही है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मैं इजीली निकाल सकता हूँ वी जेड, तो उसके लिए मैं कौन सा ट्राइंगल यूज करूंगा, वी वी वाई जेड वाला ट्राइंगल, ये वाला, सही है। वी वाला 90 डिग्री एंगल है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 18 है, 18 का स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू, एक साइड हमारे पास गिवन है वी वाई कितना है, वी वाई के स्क्वायर चाहिए ना, वी वाई स्क्वायर की वैल्यू है 153, डायरेक्ट हमने लिख दी 153, या वी वाई लिख के जो वी वाई की वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, बात एक ही, 153, फिर प्लस वी जेड स्क्वायर ये हमारा अननोन है, प्लस 18 का स्क्वायर 324, 153 प्लस के इधर आके माइनस का कर दिया, तो दोनों को माइनस किया 324 और 153, 171 आ गया, वी जेड के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 171, हमने वी जेड फाइंड करना है तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट ले लेंगे, सही है, तो रूट भी आ गया। अच्छा भाई, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, 171 का रूट लिया 13.07 आ गया, वी जेड की वैल्यू आ गई 13.07,
हमने फाइंड करना है एग्जैक्ट, हमें पता है एग्जैक्ट इक्वल है वी एक्स की वैल्यू पुट की कितनी है 30.59 प्लस वी जेड की वैल्यू पुट की 13.07, इन दोनों को ऐड कर लिया 43.66 सेंटीमीटर। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट जेड। सही है, तो पॉइंट एक्स से लेके पॉइंट जेड तक का जो डिस्टेंस आ गया वो कितना है 43.66 सेंटीमीटर। सही, इसको देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास फिर से पॉलीगॉन्स आ रहे हैं। फाइंड द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन दैट हैज 24 साइड्स। सही है, आपके पास क्या बोल रहा है? फाइंड द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। आपने क्या करना है, हर एक एक्सटीरियर एंगल का साइज निकालना है। एक रेगुलर पॉलीगॉन है दैट हैज 24 साइड, ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी 24 साइड है। कौन से टाइप का है? रेगुलर है। उसके हर एक एक्सटीरियर एंगल का साइज निकालना है, मतलब एक्सटीरियर एंगल बताओ कितना होगा। रेगुलर पॉलीगॉन है, हमें पता है इंटीरियर एंगल भी सारे सेम होंगे और एक्सटीरियर एंगल भी सारे सेम होंगे। सही है, हमने ये पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगॉन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है? 360 डिग्री। जितने भी एक्सटीरियर एंगल है उन सबका सम होता है 360। सही है, अब हमें तो ये पता है कि 360, इसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स कितने हैं? 24। जब साइड्स 24 है, इंटीरियर एंगल्स भी 24 होंगे, एक्सटीरियर एंगल भी 24 होंगे, तो टोटल जो एक्सटीरियर एंगल 24 है, सही है, उनका सम है 360। हमें एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 360 को डिवाइड बाय 24 कर देंगे, तो कितना आ गया 15 डिग्री। सही है, तो आपके पास ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी 24 साइड है, उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री होगा। सही है, चलो नेक्स्ट। फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। अब हर एक रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का साइज निकालना है जिसकी साइड्स कितनी है? 100। सही है, 100 साइड्स, मतलब एन की क्या वैल्यू है? 100। सही है, एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी 100 साइड्स है, एन उसके 100 है, और वो रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब जिसकी साइड्स की लेंथ भी सेम होती है और सारे एंगल्स भी सेम होते हैं। सही है, हर एक एंगल की वैल्यू सेम होगी और हर एक साइड की लेंथ भी सेम होगी। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन है, 100 साइड्स है, उसके इंटीरियर एंगल निकालो। अच्छा, सबसे पहले हम पता करेंगे कि 100 साइड वाला जो आपके पास पॉलीगॉन है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। तो हमने बोला यार n-2 मल्टीप्लाई 180, कितना आसान ये फॉर्मूला था। n की जगह पे 100 आ गया, -2 मल्टीप्लाई 180, 100 -2 किया हमने, 98 आ गया, मल्टीप्लाई 180 कर देंगे तो 16,560, सॉरी नहीं, हाँ 16,560, दिस इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सही है, आपके पास एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 100 साइड है, उसके 100 इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आ रहा है? 16,560। सही है, बट हमने, इसने हमें सम निकालने को नहीं बोला, इसने बोला है एक इंटीरियर एंगल का साइज बताओ। अब हमें पता है कि ये टोटल 16,000, ये जो वैल्यू आ रही है 16,560 डिग्री, ये टोटल 100 एंगल्स का सम है। एक एंगल कितना होगा हमें पता है, हर एक एंगल इक्वल है, सारे एंगल बराबर है, तो हमने डिवाइड बाय एन कर दिया, डिवाइड बाय 100 कर दिया। जैसे डिवाइड बाय इसको 100 करेंगे तो हमारे पास एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी। सही है, 98 मल्टीप्लाई 180, सॉरी मैंने ये वैल्यू गलत देखी है, ये है 17,640। सही है, डिग्री 17,640 डिग्री, 100 जो इंटीरियर एंगल्स है उन सबका सम है। एक एंगल निकालना है तो डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो क्या वैल्यू आ गई? 176.4 डिग्री एक इंटीरियर एंगल है। सही है, ये इस रेगुलर पॉलीगॉन का एक इंटीरियर एंगल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। आपके पास क्या बोल रहा है? द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके हर एक इंटीरियर एंगल का साइज जो है वो किसके बराबर है? इंटीरियर लिख दिया, इज, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू 6, 6 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो क्या कह रहा है, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके इंटीरियर एंगल का साइज जो है वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल के साइज के 6 टाइम्स ज्यादा है, 6 गुना बड़ा है। तो आपने लिखा इंटीरियर बराबर है 6 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर। सही है, कैलकुलेट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस पॉलीगॉन। आपने क्या निकालना है? सम निकालना है। कैलकुलेट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस पॉलीगॉन। इस पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम बताओ भाई कितना होगा। सही है, अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है? अच्छा हमें पता है इंटीरियर एंगल n-2 मल्टीप्लाई 180,
n माइनस टू मल्टीप्लाई 180, ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला जरूर है, लेकिन ये एक एंगल नहीं बताता। ये उस पॉलीगॉन के जितने भी एंगल्स हैं उन सबका सम बताता है। अगर मुझे एक एंगल, क्योंकि मेरे पास ये जो इक्वेशन बनी है, जो सवाल के अंदर कंडीशन गिवन दी हुई है कि इंटीरियर एंगल बराबर है 6 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो ये एक इंटीरियर एंगल बराबर है एक एक्सटीरियर एंगल के 6 टाइम्स के। तो यहाँ पे आपके पास सिंगल इंटीरियर एंगल कैसे आएगा, n माइनस टू मल्टीप्लाई 180। सही है। अच्छा, n माइनस टू मल्टीप्लाई 180, ये क्या हो गया, जितने भी इंटीरियर एंगल थे उसका सम, डिवाइड बाय n कर देंगे तो एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा। सही है। 6 अपनी जगह पे कॉपी। एक्सटीरियर एंगल, हमें पता है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उन सबका सम 360 होता है। सही है। और डिवाइड बाय n कर देंगे जितने एंगल्स है, तो एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। सही है। अच्छा, n इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई 180 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 36 कर दो, सॉरी 6 मल्टीप्लाई 360 कर दो, 2160। ये n जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी n डिवाइड में कॉपी, तो n से n हो गया कैंसिल, तो n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 किसके बराबर आ गया, 2160। अब देखो सवाल में इसने क्या बोला है, आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस पॉलीगॉन। इस पॉलीगॉन के जितने भी इंटीरियर एंगल्स है उसका सम बताओ। और हमें पता है कि इन पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है n माइनस टू मल्टीप्लाई 180। तो n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 की जो वैल्यू आएगी 2160, दिस इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये इंटीरियर एंगल्स का सम है, एंगल्स ऑफ गिवन पॉलीगॉन। सही है। तो यहाँ पे आपको कोई एन वैन निकालने की जरूरत नहीं है, आपको निकालना था n माइनस टू मल्टीप्लाई 180, बस यहाँ पे रुक जाएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहा है आपको, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर दैट हैज साइड्स ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करो, लेंथ निकालो डायगोनल की। सही है। ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल की लेंथ निकालनी है। हमने एक स्क्वायर बना दिया, ये रहा। हमें पता है स्क्वायर एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है। दैट हैज साइड ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। स्क्वायर के एक साइड की लेंथ दी थी 13 सेंटीमीटर, तो बाकी सारी साइड्स की लेंथ भी कितनी होगी, 13। हर एक साइड की लेंथ कितनी है, 13 13। सही है। अच्छा, हमें डायगोनल बनाएंगे। डायगोनल क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो दो ओपोजिट वर्टेक्स को मिलके बने, दो ओपोजिट पॉइंट से मिलके बनती है, दो आमने सामने वाले पॉइंट से मिलके बनती है। एक डायगोनल ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा। कोई भी एक डायगोनल बना दो, उसकी लेंथ निकाल लो। एक बनाना है, हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, उसकी लेंथ निकालनी है। अच्छा, हमें पता है कि स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। सही है। और बाकी दोनों साइड्स आपके पास गिवन दी हुई है, बेस भी 13 है और परपेंडिकुलर भी 13 है। और हाइपोटेन्यूज आपके पास गिवन दे दी इसने, सॉरी हाइपोटेन्यूज डायगोनल है वो आपने फाइंड करना है। मजे की बात है कि जैसे ही आप स्क्वायर के अंदर, या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, या तो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, इन दोनों में जैसे ही आप डायगोनल ड्रॉ करते हो तो दो इक्वल ट्रायंगल्स बनते हैं, लेकिन राइट ट्रायंगल बनते हैं। ये सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल में बनते हैं। पैरेललोग्राम में भी दो इक्वल ट्रायंगल्स बनेंगे, रोम्बस में भी दो इक्वल ट्रायंगल्स बनेंगे, लेकिन राइट ट्रायंगल्स नहीं बनते। सही है। लेकिन इसमें क्या होता है, राइट ट्रायंगल्स बनते हैं। राइट ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। सही है। आज वो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, 90 जो एंगल है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज है, हमें वो फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, क्योंकि वही हमारा डायगोनल है। इक्वल्स टू बेस भी 13, 13 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी 13, 13 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 169, तो 169 प्लस 169 किया, 338 आ गया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट लिया, 338 का रूट लेंगे तो 13 √2 आ गया। सही है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 13 √2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब डायगोनल की लेंथ कितनी है, 13 √2 सेंटीमीटर। अगर बोलता है डेसिमल में आंसर, तो हम डेसिमल में दे देते। डेसिमल में देने को नहीं बोला, इसका मतलब ये P1 का क्वेश्चन है आपके पास और ये विदाउट कैलकुलेटर में आएगा, तो आपने सर्च में आंसर छोड़ना है। सही, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बोले एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको पता है ट्रायंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसकी तीन साइड्स होती है। आपने बना दिया एक ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर भी होती है। सही है। दैट हैज साइड्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ 10 है, तो बाकी तीनों साइड की लेंथ, बाकी दोनों साइड की लेंथ भी 10 10 होगी। सही है। अच्छा, क्या बोले, कैलकुलेट द हाइट। हाइट निकालनी, हाइट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखना है हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
हाइट ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। तो हमने क्या किया, किसी भी एक पॉइंट से ये पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर दिया, तो ये हाइट है, इस हाइट की लेंथ निकालनी है। अब आपके पास ये जो हाइट है ना, इस हाइट ने क्या किया, ये जो जो अपोजिट साइड, जिस साइड पे जाके ये हाइट ड्रॉप हुई है, उसने ट्राइंगल की उस साइड को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया। पूरी 10 सेंटीमीटर थी ना, तो दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगा, एक हिस्सा भी 5 सेंटीमीटर होगा और दूसरा हिस्सा भी 5 सेंटीमीटर होगा। यही सेम काम इक्विलेटरल ट्राइंगल में होगा, और साथ में आइसोसेलेस में भी ऐसा ही होता है। आइसोसेलेस में भी क्या होता है, यही काम होता है। आइसोसेलेस में भी जब भी आप हाइट ड्रॉप करोगे ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, जिस साइड पे जाके ड्रॉप होगी, तो वो उस साइड को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगी। लेकिन आइसोसेलेस के लिए शर्त है कि बाकी दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। हमें पता है आइसोसेलेस में दो साइड्स बराबर होती है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दो साइड्स बराबर है, तीसरी डिफरेंट होती है, कंसिडर करो 12 होती। तो तीसरी जो साइड है 12 है, ये बेस है। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेस के ऊपर, हाइट ड्रॉप की बेस के ऊपर, तो उसने उस 12 बेस को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया 6 6 में। सही है, आइसोसेलेस में भी यही होता है और इक्विलेटरल में भी यही होगा। सही। हाइट हमें पता है 90 डिग्री का एंगल बना रही है बेस के साथ। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है आपके पास, हाइपोटनियस। इसका मतलब हाइपोटनियस गिवन दी हुई है 10, और बेस 5 गिवन है, आपको परपेंडिकुलर हाइट निकालनी है। सही है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटनियस 10 है, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बेस 5 उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, या हाइपोटनियस h, हाइट लिख दी, h लिख दिया, परपेंडिकुलर लिख दो, जो लिखना है लिख दो, उसका स्क्वायर। 10 के स्क्वायर के 100 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेफ्ट पे आके -25 हो गया। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हाइट के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 75, 75 का रूट लोगे 5√3 आ गया। सही है, सिंप्लीफाइड मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। तो आपके पास हाइट आ गई, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो हाइट है वो है 5√3 सेंटीमीटर। सही। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला है, एन इरेगुलर पेंटागन, एक इरेगुलर पेंटागन है, रेगुलर नहीं है भाई, पहली बात उसने बोल दी। सही है, इरेगुलर है। इरेगुलर में क्या होगा, सारे एंगल्स डिफरेंट होते हैं। सही है, बस इतनी सी बात है, जब एंगल्स डिफरेंट होते हैं तो सारी साइड्स भी डिफरेंट होती है। बट हम तो जितने भी क्या कह रहे हैं, जितने भी पॉलीगॉन्स पढ़ते हैं, उसमें हमें सिर्फ एंगल से रिलेटेड काम करना होता है, साइड से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता हमारा काम। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सारी जो एंगल्स है वो डिफरेंट है, क्योंकि इरेगुलर पेंटागन है। पेंटागन का मतलब, पेंटा का मतलब होता है पांच, 5। तो ऐसा आपके पास पॉलीगॉन है जिसकी 5 साइड्स है, 5 एंगल्स है। सही है, हैज एन इंटीरियर एंगल्स, उन सबके इंटीरियर एंगल्स गिवन देती है, एक का x-5, 2x-55, 5x+20, x+40, 2x-10। तो ये इरेगुलर पेंटागन के पांचों एंगल्स गिवन दे दिए। सही है, पेंटागन है, इसका मतलब n की वैल्यू 5 लिख दी मैंने इधर। पार्ट ए में बोल रहा है फॉर्म एन इक्वेशन इन x, x की फॉर्म में एक इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व भी करना है। तो ये मतलब x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है, आपके पास जो है वो x आ रहा है हर एक एंगल में, हर पेंटागन के हर एक एंगल में x आ रहा है। सही है, तो ये x की पहले इक्वेशन बनेगी, जब ही जाके वो सॉल्व होगी तो x की वैल्यू आएगी। सिंपल सी बात है, पार्ट में बोल रहे x की वैल्यू बताओ क्या है, सिंपल। तो आप क्या करोगे, इन सारे एंगल्स को ना ऐड कर लोगे, x-5, 2x-55, 5x+20, x+4, 2x-10। आपने इन सारे एंगल्स को ऐड कर लिया, तो आपने क्या किया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, आपने इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल लिया। और आपको पता है इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180। ये इसका एक फॉर्मूला है। n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 5, 5 - 2 मल्टीप्लाई 180, 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 करोगे 540 आ गया। सही है, अब इधर देखो, 1x, 2x, 3x हो गया, फिर 5 ऐड करो 8x, फिर 1 ऐड 9, फिर 2x ऐड करो 11x आ गया। सही है, इसी तरह -5 -55 -60 हो गया, और ये 20 प्लस का 40 प्लस का +60 हो गया। तो ये आपके पास कैंसिल हो गए, -5 -55 कितना हो गया, -60, +20 +40, तो +60, -60 +60 कैंसिल, क्या बच गया, सिर्फ आपके पास ये -10 रह गया। सही है, -10 दूसरी साइड पे जाके +10 हो जाएगा, 11x कॉपी, फिर 540 +10 किया 550 आ गया, 11 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो 550 डिवाइड बाय 11 किया तो x की वैल्यू आ गई 50। सही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। सही। अच्छा, पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड द 5 इंटीरियर एंगल्स, ये सारे पांच के पांच इंटीरियर एंगल्स निकालो। आपने बोला है सबसे पहला जो इंटीरियर एंगल है वो x-5 है, तो x की वैल्यू 50, 50 -5 45 आ गया, पहला इंटीरियर एंगल 45 आ गया। सही है, फिर आपने बोला 2x - 55 सेकंड इंटीरियर एंगल है, x की वैल्यू आपने 50 पुट की, तो 2 × 50 100, 100 - 55 किया तो 45 सेकंड एक्सटीरियर एंगल भी आ गया। तो ये आपका सेकंड एक्सटीरियर एंगल आ गया। इसी तरह आपने बोला थर्ड एक्सटीरियर एंगल है 5x + 20,
एक्स की वैल्यू 550 पुट की, तो 5 × 50 250 हो गया, प्लस 20 किया तो आपके पास क्या आ गया 270। सही है, थर्ड एक्सटीरियर एंगल भी आ गया। अच्छा, इसी तरह फिर फोर्थ एक्सटीरियर एंगल भी निकाल लेंगे। चौथा एक्सटीरियर एंगल क्या है आपके पास, x + 40, एक्स की वैल्यू 50, 50 + 40 90, चौथा इस एक्सटीरियर एंगल भी आ गया, सॉरी इंटीरियर एंगल भी आ गया। सही है, चौथा भी निकल गया इंटीरियर एंगल। पांचवा इंटीरियर एंगल क्या है, 2x - 10, एक्स की वैल्यू 50, 2 × 50 100 -10 की 90, तो पांचवा इंटीरियर एंगल भी आ गया 90। आपने सारे इंटीरियर एंगल्स फाइंड कर लिए। अब इन सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कर लो, 540 के बराबर आएगा, क्योंकि आपने निकाला था कि पेंटागन के पांचों इंटीरियर एंगल्स का सम 540 होता है। सही, आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा भाई, नेक्स्ट। इसके बाद क्या बोल रहा है इस पार्ट में, देन मेक अ स्केच ऑफ दिस इरेगुलर पेंटागन। और आपने इस इरेगुलर पेंटागन के स्केच ड्रॉ करना है, मतलब 5 साइड बनानी है और पांचों बराबर नहीं होंगी। सही है। अच्छा भाई, अभी कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप एक पॉइंट मार्क कर लो कहीं पर भी। आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया, कहीं पर भी मार्क कर लो। सही। हम्म। फिर आपने क्या किया, आपने देखा यार फर्स्ट एंगल कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री का कंपास खोला। सही है। हम्म। 45 डिग्री का आपने कंपास खोला और दो आर्क मार्क किए। एक, यहाँ पे आपने क्या किया, जो फर्स्ट पॉइंट मार्क किया है ना, उस पे आपने अपने कंपास की नोक रखी, एज रखा, वो आपका सेंटर है। फिर आपने 45 डिग्री का आर्क एक इधर मार्क किया और एक इधर मार्क किया, तो ये जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री होगा। सही है। फिर आपने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट को, ये सेकंड पॉइंट मिल गया, फर्स्ट पॉइंट को और सेकंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, एक लाइन बन गई। इसी तरह फिर सेकंड और ये वाले थर्ड, ये थर्ड पॉइंट तो नहीं, ये लास्ट पॉइंट है, इसको भी ज्वाइन कर दिया, दूसरी साइड बन गई। सही है। अच्छा, फिर वापस से नेक्स्ट एंगल है 45, फिर से आपने 45.2 के ऊपर आपने कंपास को रखा, 45 पे एक और एंगल मार्क कर दिया। सही है, तो ये वाला एंगल आपके पास होगा 45। अच्छा, तो आपने इस पॉइंट का नाम थर्ड, 3 पॉइंट रख दिया, थर्ड पॉइंट हो गया, और सेकंड और थर्ड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। फिर नेक्स्ट एंगल है 270, फिर आपने 270 का कंपास खोला और पॉइंट 3 पे कंपास की एच को रखा, दिस इज द सेंटर। फिर आपने 270 का एक आर्क मार्क कर लिया। सही है। और फिर पॉइंट, ये पॉइंट 4 हो गया, पॉइंट 3 और पॉइंट 4 को आपने ज्वाइन कर दिया। फिर आपके पास 90 डिग्री का एंगल था। फिर आपने क्या किया, 90 डिग्री का कंपास खोला, पॉइंट 4 पे रखा और एक और आर्क मार्क किया। सही है, बट ये मार्क करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 4 पॉइंट्स हो गए और स्टार्टिंग का पॉइंट आपने, पांचवा पॉइंट ऑलरेडी मार्क किया हुआ था। तो आपने पॉइंट 4 और पॉइंट 5 को ज्वाइन कर लिया, तो आपके पास एक पेंटागन बन जाएगा। सही। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो ज्योमेट्री का टॉपिक था वो खत्म हो गया है।